Hello, hello. So this is our first lecture in Hindi language. So we are going to study about words, phrases, clauses and sentences. तो चलते हैं पढ़ाई करते हैं words, phrases, clauses and sentences के बारे में. So words ये होता है कि जब letters जैसे A to Z alphabets है उसको जब हम arrange करते हैं तो एक meaning होता है. तो ऐसे एक meaningful term होता है words. सो अगर आप देखोगे VIDEO जब ये अल्फ़ाबेट्स अरेंज कर दिया है तो वीडियो नाम का एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया है. ओके, सो दैट इज व्हाट वर्ड्स मीन. नाउ फ्रेजेस ये होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट नहीं होता जो वर्ब करता है. वर्ब मतलब ये होता है जो एक्शन होता है. तो सब्जेक्ट मीन्स इट इज़ अ नाउन. ये नाउन एक प्लेस हो सकता है, एक नाम हो सकता है, या कोई एक चीज़ हो सकता है. सो कोई एक नाम, जगह या चीज़ कोई एक्शन नहीं करते इसमें. शायद सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं तो वर्ब हो सकता है. दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता. सो दैट इज़ व्हाट फ्रेजेस मीन. एंड फ्रेजेस में दो क्लासिफिकेशंस है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल. डेफिनेशंस हम देखेंगे बाद में. अब देखते हैं क्लॉसेस. क्लॉसेस का ये स्पेशलिटी है फ्रेजेस को कंपेयर करके कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहते हैं. कोई एक नाउन होता है जो एक एक्शन करते हैं, तो क्या होता है उसका एक मीनिंग समझ में आता है और वो मीनिंग बहुत कंप्लीटली फील हो जाता है. ओके, अब इसका दो क्लासिफिकेशंस है, इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट. अब देखिए सेंटेंसेस क्या होता है, वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है. मतलब देखिए ये फ्रेज, क्लॉसेस, सेंटेंसेस, ये तीनों टर्म्स वर्ड्स के साथ बना हुआ है. तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं तब हम उनको बोलते हैं सेंटेंसेस. ओके, अब सेंटेंसेस के एंड में एक फुल स्टॉप भी दे देते हैं. एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहले देखिए एसेंशियल फ्रेजेस. ओके, सो एसेंशियल फ्रेजेस का नाम ही यही बोलते हैं कि एसेंशियल है, मतलब वो ज़रूरत है. ठीक है, तो एक सेंटेंस में एसेंशियल फ्रेजेस जब नहीं होते तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगते हैं, पूरा नहीं फील हो जाता है. ओके, तो देखिए एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन माई क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट. हु स्टडी इन माई क्लास, ये है हम यहाँ बोलने वाले फ्रेज. तो अगर ये फ्रेज नहीं है इधर तो देखिए द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, जो राइटर बोलना चाहते हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे, राइट. सो इसके लिए आपको एक फ्रेज ऐड करना बहुत ज़रूरी है. ये एक और बात आपको याद रखना चाहिए कि आपको कोमा कभी यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे देखिए मैंने यहाँ कहीं भी कोमा यूज़ नहीं किया है. ओके, सो स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट आप किस हिसाब से बोल रहे हो, मतलब उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है. तो आपको ये देखना चाहिए कि द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन माई क्लास, मेरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो हम ऐसे बोलने के टाइम में एक सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट फील हो जाता है. ओके, नाउ नॉन एसेंशियल फ्रेजेस देखिए. नॉन एसेंशियल मतलब जैसे वो वर्ड बोलते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक सेंटेंस में, मतलब अगर वो फ्रेज नहीं है फिर भी काम चलेगा. ओके, देखिए जस्ट एड्स इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस. देखिए जैक होपिंग टू मेक ओलंपिक्स टीम प्रैक्टिस्ड डेली, मतलब हमारा ये फ्रेज यहाँ ये है कि होपिंग टू मेक ओलंपिक्स टीम. ओके, मतलब अगर ये फ्रेज नहीं है तो हम कैसे रीड करेंगे सेंटेंस को, जैक प्रैक्टिस्ड डेली, मतलब जैक डेली प्रैक्टिस करते थे. ठीक है, तो अगर होपिंग टू मेक ओलंपिक्स टीम नहीं है फिर भी आपको वो समझ में आ रही है कि जैक डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो किसी भी चीज के लिए हो. ओके, सो अगर आप ये बोल रहे हैं कि होपिंग टू मेक ओलंपिक्स टीम, उसको एक ओलंपिक्स टीम बनाना है, इसीलिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि ओलंपिक्स टीम बनाने के लिए वो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन नॉन एसेंशियल फ्रेजेस. एंड यहाँ आपको देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कोमा यूज किया है. ओके, सो नॉन एसेंशियल फ्रेजेस में आप कोमा यूज कर सकते हो. अभी देखते हैं क्लॉसेस के बारे में. क्लॉसेस बोलते हुए आपको क्या याद में आ रहा है कि मैंने बोला कि सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ रहते हैं तब उसको बोलते हैं क्लॉसेस. ओके, तो क्लॉसेस दो टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट. ओके, इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि वो अपने आप ही कंप्लीट है, सेंटेंस का किसी और पार्ट का हेल्प नहीं चाहिए एक्सिस्टेंस के लिए, वो अपने आप ही कंप्लीट सेंटेंस जैसे इफेक्ट देते हैं. ओके, नाउ सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंड करते हैं कि सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है
है उस पर डिपेंड करते हैं कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक्सिस्टेंस। ओके, तो एग्जाम्पल्स बोलेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, जेन हैड हर लंच बिकॉज शी वॉज हंग्री। तो ये एक सेंटेंस है। ओके, तो इस सेंटेंस में हमें दो टाइप ऑफ क्लॉसेस है। ओके, हम ये देखते हैं कौन सी क्लॉसेस है। बिकॉज शी वॉज हंग्री, सो बिकॉज शी वॉज हंग्री मतलब ये बिकॉज शी वॉज हंग्री बोलने में आपको कुछ कंप्लीट फीलिंग आ रही है या आपको समझ में आ रही है कि बिकॉज शी वॉज हंग्री इस सेंटेंस का क्या मतलब हो सकता है? मतलब एक कंप्लीट मीनिंग तो नहीं आ रही है ना एक सेंटेंस का। तो इसीलिए बिकॉज शी वॉज हंग्री ये जो पार्ट है इसको सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट बोलते हैं। इसमें मैं एस सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट को सिग्निफाई कर रही हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। तो सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज शी वॉज हंग्री। बिकॉज शी वॉज हंग्री अगर आप अकेले किसी भी बात करने के टाइम आप अगर यूज करें तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज इट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। ओके, नाउ ये देखिए, जेन हैड हर लंच। ओके, जेन हैड हर लंच अपने आप एक सेंटेंस है। मतलब आप अगर किसी से बोल रहे हो कि जेन हैड हर लंच, मतलब सामने वाले इंसान समझ सकते हैं कि उसने खाना खा लिया, राइट? सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो आई विल मार्क इट एज आई। दिस पार्ट टू द लेफ्ट इज independent clause and the right to the lunch from because until hungry. This part is subordinate clause. Okay, another example, Manu went to the museum after he finished his class. So ये देखिए, Manu went to the museum मतलब मनु म्यूजियम गया है। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस एट ऑल, राइट? बट इट इज नॉट अ फुल सेंटेंस। सो इसलिए आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि यार ये सेंटेंस हो गया। नो, Manu went to the museum. Still, the sentence is not completed. You have remaining part of the sentence there, right? So Manu went to the museum. ये जो part है, ये अपने आप complete बनाते हैं sentence को, right? So ये है independent clause. Okay, so Manu went to the museum is independent clause, and after he finished his class. आप अगर अकेले बोल रहे हो कि after he finished his class, what does that mean? इसको एक अकेले में आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगी, राइट? सो दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विच इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आप बोल रहे हो कि आफ्टर ही फिनिश्ड हिज क्लास, यू नीड सम एक्सप्लेनेशन, राइट? उसके सामने आपको बोलने के लिए कुछ तो चाहिए ताकि सामने वाला इंसान समझ सके, राइट? सो दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द पार्ट आफ्टर ही फिनिश्ड हिज क्लास। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉजेस। हम देखने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंसेस भी वही होता है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम सेंटेंस। बट डिफरेंस ये है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं तब हम बोलते हैं दिस इज अ सेंटेंस। ओके, सो देखिए, एक सेंटेंस के लिए टू मेन पार्ट्स होते हैं। एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब। एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब। सो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? इट्स अ नाउन। ओके, सो नाउन एक पर्सन हो सकता है, मतलब एक इंसान का नाम हो सकता है। इफ नॉट इट्स अ प्लेस, और कोई सामान हो सकता है। सो ये कोई भी चीज़ हो उसको हम सब्जेक्ट के लिस्ट में डालते हैं। ओके, ना वर्ब ऐसे चीज़ होते हैं जो सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं वो जो एक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब। ओके, सो सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ओके, कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी दिखते हैं। मतलब हम बोलें तो सब्जेक्ट एक सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आते हैं, वाइल वर्ब उसका सेकेंड पार्ट में आते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट भी उसमें है तो। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर देन द वर्ब विल बी कमिंग आफ्टर द सब्जेक्ट। ओके, मतलब सब्जेक्ट आने के बाद वर्ब आते हैं, और वर्ब आने के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब आने के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये देखिए कि मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिया है। हम अब ये 3 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट देखेंगे। ओके, सो बिफोर दैट आप लोगों ने जब स्कूल टाइम में पढ़ाई की हो तो आप लोगों ने ये ग्रामर सिचुएशन फेस की होंगी कि एक सेंटेंस देने के बाद सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है पता करने के लिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल द बॉय लव्स। ओके, द बॉय लव्स मतलब वो लड़का हंस रहा है। ओके, द बॉय लव्स। सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है द बॉय और लव्स होता है प्रेडिकेट। ओके, मतलब वर्ब को हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं, वर्ब को हम
प्रेडिकेट भी बोलते हैं वर्ब को, ओके। सो वो उस सिचुएशन में जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता करने के लिए बोलते हैं उस टाइम। बट नाउ हम जा रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब को पता करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, ओके। सो देखिए सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, राम ड्राइव्स अ कार। सब्जेक्ट कौन सा होगा, नेम, प्लेस और थिंग, राइट। सो नेम है हमारे पास राम, राइट। सो दिस इज अ सब्जेक्ट। नाउ वर्ब क्या होता है, एक एक्शन। इस सेंटेंस में कौन सा ऐसे वर्ड है जो एक एक्शन को सिग्निफाई करते हैं, वो है ड्राइव्स। सो दिस इज अ वर्ब। अब बोलिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, ओके। सो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, कार। मतलब कार सब्जेक्ट के जगह पे हो सकते थे, बट यहाँ वर्ब के बाद आया है, सो वी कंसिडर इट एज एन ऑब्जेक्ट, ओके। सो कार है ऑब्जेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जॉन वेंट टू होम, ओके। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, जॉन, बिकॉज दिस इज अ नेम। वेंट मतलब चला गया, राइट, दैट इज एन एक्शन। चला गया कहीं किसी भी तरह हो, वॉकिंग करके या ड्राइव करके चला गया, दैट इज एन एक्शन, राइट। सो दैट इज अ वर्ब। अब ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, होम, ओके। नाउ ये देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट्स वेरी क्लियर, ओके। देखिए सिट हियर। सिट हियर में आपको सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है बताइए। सिट हियर मतलब सिट, बैठना, राइट। हियर यहाँ। सो ये देखिए कि सिट हियर में वर्ब कौन सा है, सिट, बैठना, राइट। सो आप बताइए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, बट ये एक सेंटेंस है, इट्स डेफिनेटली अ सेंटेंस, बट इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, सो मतलब ये सेंटेंस नहीं है। इट इज अ सेंटेंस, यू नो व्हाई, बिकॉज इफ समवन सेज अस, हमसे कोई बोल रहे हैं कि सिट हियर, यहाँ बैठो, तो उसका मतलब क्या है, वो इंसान हमसे बोल रहे हैं, विच मीन्स उस इंसान के लिए हम यू नाम का एक प्रोनाउन है। यू इज अ प्रोनाउन। कभी कभी हम प्रोनाउन भी नाउन मानते हैं और वो नाउन सब्जेक्ट बनता है, ओके। हियर आप दिख नहीं सकते, बट दिस इज अ हिडन सब्जेक्ट। सो अगर हम आप देख रहे हो कि सिट हियर नाम का कोई सेंटेंस दिख रहा है, उसका मतलब ये है शायद उन्होंने लिखा नहीं कि यू सिट हियर, बट इट मीन्स यू सिट हियर, ओके। सो इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है, ओके। वर्ब है सिट, ओके। So this is what I had to say about sentences. So introductory words, introductory phrases and introductory clauses. ये आप किसी ना किसी सेंटेंस में या किसी ना किसी से कॉन्वर्सेशन करने के टाइम आप ज़रूर ये डील किया होगा, बट मे बी इफ़ यू रिकॉल यू कैन जस्ट रिमेंबर, ओके। सो देखिए कि अगर आप इंट्रोडक्टरी वर्ड्स क्या है पता करना चाहते हैं, तो आप देखिए कुछ सेंटेंसेस आपने देखा होगा, जैसे फाइनली यूज़ किया हो स्टार्टिंग में, अल्टीमेटली यूज किया हो स्टार्टिंग में, या हाउएवर यूज किया हो। ऐसे बहुत सेंटेंसेस होते हैं जो स्टार्टिंग में सिर्फ वर्ड होना चाहिए, सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए, सो इसीलिए उसको इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बोलते हैं, ओके। सो सी फाइनली ही हैज अराइव्ड, मतलब आखिर वो आ ही गया, मतलब वो आ गया, मतलब बहुत इंतजार के बाद वो आ गया। इतना इमोशंस दे रहे हो सिर्फ ये फाइनली ऐड करने के जगह पे, ओके। सो फाइनली ही हैज अराइव्ड, ऐसे एक सेंटेंस में आप अगर फाइनली यूज कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ओके। अब देखिए इंट्रोडक्टरी फ्रेसेस। फ्रेसेस बोलने में आप जरूर ये याद करिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब साथ में इसमें नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ साथ में इंट्रोडक्टरी क्लॉज में होता है या क्लॉसेस में होता है, ओके। अब देखिए इंट्रोडक्टरी फ्रेसेस, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एन इनोसेंट बॉय मनु गेव मी द थिंग्स आई नीडेड। मुझे जो भी चाहिए था वो सब मनु नाम का एक अच्छा लड़का है उसने दे दिया, मतलब ये बोलना चाहते हैं आप, ओके। सो ये देखिए एन इनोसेंट बॉय, ये है आपका इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, बिकॉज ये सेंटेंस आपने स्टार्ट किया है एन इनोसेंट बॉय बोलने से, राइट। स्टार्टिंग में उसमें आप सिर्फ एक सब्जेक्ट देख पा रहे हो, राइट। इनोसेंट बॉय, बॉय इज अ सब्जेक्ट हियर। इनोसेंट क्या होता है, वो बॉय को एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि वो बॉय कैसा है। सो अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूंगी ये एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट एन इनोसेंट बॉय ये एक फ्रेज है, ओके। एन इनोसेंट बॉय मनु gave me the things I needed, ओके। अब देखिए इंट्रोडक्टरी क्लॉसेस।
इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आप देख सकते हो. ओके, ये देखिए सिंस, व्हेन, बिकॉज, इफ, आफ्टर, ये जब वर्ड्स स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस का, तब आप सोचिए ये एक इंट्रोडक्टरी क्लॉज है. ओके, मैं एक एग्जाम्पल बोलती हूँ. सिंस हिज वाइफ लेफ्ट ही वॉज वेटिंग फॉर हर. मतलब जब से उसका वाइफ चला गया है तब से वो अपना वाइफ का इंतजार कर रहा है. ओके, सो सिंस हिज वाइफ लेफ्ट, उसके बाद एक कोमा आएगा, राइट. सो अंटिल दैट, उस जगह तक, सिंस हिज वाइफ लेफ्ट, उस जगह तक वो एक इंट्रोडक्टरी क्लॉज है. Okay, so this is the difference between introductory words, introductory phrases and introductory clauses. Never ever confuse it. Okay.